हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत आपने DCRT2 दिया है, ठीक है। DCRT2 के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे और इनऑर्गेनिक के भी कुछ प्रश्न थे। एंड क्वेश्चन में वेरी इजी। आपको बॉन्ड एंगल बताना था या एनर्जीज के आधार पे ऑर्डर में सबको सजाना था। ये सारी बहुत आसान से प्रश्न जो जनरली आपके नीट में आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं वैसे ही प्रश्न पूछे गए थे। सो क्वेश्चंस वेयर यस फेयरली गुड। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले प्रश्न से। आप सभी को ये PDF के रूप में आपके वो मिला होगा, सभी लोग इसको खोल कर सामने में रखेंगे और पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दैट इज टी शेप मॉलिक्यूल्स। तो जब भी आपसे शेप के बारे में पूछे तो आपको क्या करना होता है, आपको उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखना होता है। फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन यू गेट ज्योमेट्री और फ्रॉम ज्योमेट्री यू गेट द शेप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम यूजिंग द बेसिक नॉलेज हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को पता करते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस थे, दैट इज अमोनिया, BrF3, ज़ेरोन फ्लोराइड एंड H2O। सो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अमोनिया, पहला ऑप्शन इज अमोनिया। सो NH3 अमोनिया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो लेट मी राइट इट हियर sp3। सो sp3 का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। सो मैं बनाऊंगा टेट्राहेड्रल। सो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आउटसाइड दिस बोर्ड एंड एक बैक साइड। ठीक है, चलिए हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। मैं एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ डाल दिया। तो लोन पेयर का रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो बॉन्ड थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाएंगे। सो व्हाट डू यू से? दिस इज द पिरामिडल शेप। क्या होता है? पिरामिडल शेप। ठीक है, ये क्या होता है? पिरामिडल, नॉट टी शेप, पिरामिडल शेप। BrF3, व्हाट इज BrF3? लेट मी राइट BrF3। BrF3 इंटर हैलोजन कंपाउंड। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? 3 बॉन्ड पेयर हैं। कितने? 3 बॉन्ड पेयर हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स वी हैव? 4 minus 3 सॉरी 7 minus 3 4 डिवाइडेड बाय 2 सो 2 लोन पेयर। हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर है sp3d। व्हाट इज द ज्योमेट्री हियर? ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री मैं पहले बना देता हूं। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ब्रोमीन एट द सेंटर। सो मैं ब्रोमीन सेंटर में डाल दिया हूं, एक बॉन्ड ऊपर। दिस इज व्हाट वी आर पुटिंग। ओके, नाउ व्हाट यू नो कि आपका जो लोन पेयर होता है वो हमेशा कौन सा पोजीशन, इस पोजीशन में आएगा। तो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर यहाँ डाल दिया मैंने और दूसरा लोन पेयर कहाँ डाल दो बताओ? लेट मी राइट। एक लोन पेयर यहाँ डाल देता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। दूसरा लोन पेयर यहाँ डाल दिया। दिस इज द बॉन्ड। ठीक है, ओके। नाउ हाउ मेनी फ्लोरीन वी हैव? 1 फ्लोरीन हियर, अनदर फ्लोरीन हियर एंड द थर्ड फ्लोरीन वी हैव इज हियर। ठीक है, सो अगर मैं इस पार्टिकुलर शेप को देखूं, इनको भूल जाओ तो कैसा दिखेगा? क्या आपको टी शेप दिख रहा है? सो दिस इज द टी शेप मॉलिक्यूल। तो आप इसको टी शेप मॉलिक्यूल बोल सकते हो। तो बाकी जो अलग ऑप्शन है उसको भी देखने की जरूरत नहीं होगी सिंस ये ऑप्शन मिल गया। बट एनीवे लेट मी टेल यू, इफ यू सी द ऑप्शन नंबर 3 दैट इज HCF2, ज़ेरोन फ्लोराइड। सो हाउ मेनी लोन पेयर्स वी हैव? 3 लोन पेयर्स। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6/2 वी हैव 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। सो 2 + 3 5 sp3d2। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनार नहीं, स्क्वायर प्लेनार तो नहीं होगा। क्या होगा बताइए? ऑक्टाहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? एक ऊपर एक नीचे। कैसा बनेगा? ऐसा। Sorry, this is okay. Xenon will be at the center. एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, octahedral. So what? This position and this position किसके द्वारा होगा? लोन पेयर्स के द्वारा ले लिया जाएगा। और फ्लोरीन एक यहाँ पे होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा। So this seems to be a linear molecule. ठीक है, एंड द लास्ट वन वी हैव H2O। आपको पता है एंगुलर होता है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। क्या एंगुलर जैसा दिखता है? क्यों? दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल, पर 2
बॉन्ड जो है दो पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं। ये एंगुलर दिखता है तो इसका शेप कैसा दिखेगा, एंगुलर दिखेगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp3, व्हाट इज sp3d2 एंड सो ऑन, यू नो एवरीथिंग, सो नॉट ए बिग डील। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 2, if you see question number 2, I am going to see, this is very easy question and what we can do is, let's read it. Hydration energy of magnesium plus 2 is higher than, so let me write magnesium plus 2, Mg plus 2. What do we know, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है? जब भी आप किसी आयन को, आयन है तो मैंने आयन को कहाँ डाला, वाटर में डाला। वाटर क्या होता है, वाटर के पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो क्या मतलब है उसका, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, होने के बाद क्या होगा, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, इसके पास +2 चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब ये इसके नजदीक आते हैं तो क्या एनर्जी कुछ लिबरेट होती है एंड सो ऑन। तो कितनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है, कितने एनर्जी कम लिबरेट होगी, ऐसी बातें करना चाह रहे हैं लोग। तो अब सिंपल सी बात है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बड़ा स्क्वायर, बड़ा ही बेसिक सा लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो जब चार्जेस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चार्जेस कम होगी तो अट्रैक्शन कम होगा। चार्जेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, नजदीक ज्यादा आएंगे, एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। चार्जेस कम होंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है तो एनर्जी कम लिबरेट होगी। सर्च करेंगे चार्ज किस में कम है, Na पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, पर क्या क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी। इनमें क्वांटिटी ज्यादा है, एयर +3 में और ज्यादा है, तो क्या होगा, Mg+2 किससे ज्यादा सुपीरियर है, सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव से क्यों है, क्योंकि Na के पास मात्र एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक एटम पे, एक आयन पे, एक ही पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या रूट फैक्टर है हमारा, चार्ज ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, चार्ज कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। हमारे पास क्या क्या है, OF2 है एंड उसके बाद क्या है, ClO2 है और क्या है, H2O है। करेक्ट, ClO2 है और H2O है। सो लेट मी राइट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है Cl2O है, H2O है एंड F2O है। तो तीनों एक ही प्रकार का दिख रहा है, तीनों क्या है, एक ही प्रकार का दिख रहा है, एक ऑक्सीजन और दो अलग अलग वाले। क्लियर नाउ, अब सबका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, बहुत अच्छी बात है। सबका शेप होगा एंगुलर होगा, बहुत अच्छी बात है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ऑक्सीजन, क्लोरीन क्या है, बहुत मोटा है, क्लोरीन बल्कि सच हाथी की तरह। तो क्या होगा, ड्यू टू शेप ऑफ क्लोरीन क्या होगा, ये बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा। क्लोरीन एक दूसरे से रिपेल करेंगे, क्लोरीन एक दूसरे से रिपेल करेंगे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर चला जाएगा एक दूसरे से। सो दिस विल गिव यू अराउंड 109 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल देता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। सो अराउंड 109 डिग्री या उससे हल्का सा कम वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बताता है। नाउ इफ यू सी व्हाट डू वी हैव इज O हाइड्रोजन, व्हाट डू वी नो, इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बॉन्ड एंगल बताने जा रहा हूं। तो देखिए बॉन्ड का एग्जैक्टली मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन जो एटम के बीच में शेयर किए जाते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और इसके बीच में जो बॉन्ड बना था, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन था, उसको भी अपने पास खींच के रखेगा। तो देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा और दूर चला जाएगा एंड दिस इज गिविंग यू 104 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। क्लियर, यही होता ना। तो मैं इसको बॉन्ड बना देता हूँ, ऐसे बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, ओके। सो ये साइज के कारण बहुत ज्यादा दूर चला गया था, ये इलेक्ट्रॉन क्या थोड़ा सा नजदीक गया। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा बात नहीं कर सकते, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 3। सो क्या है, इलेक्ट्रॉन इज समवेयर इन बिटवीन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात नहीं कर पा रहे हैं। जब आप फ्लोरीन OF2 की बात करोगे क्या होता है, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ OF2, वो यहाँ ड्रॉ किया। फ्लोरीन क्या होता है 4, ऑक्सीजन क्या होता है 3.5। तो क्या हुआ, आपने देखा कि ये जो यहाँ पे था, दो इलेक्ट्रॉन नजदीक था ऑक्सीजन के, वो क्या हुआ फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा। फ्लोरीन ज्यादा सुपीरियर है तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा बाहर आया।
ये जब आया तो देखिए इनके इनके बीच का गैप जो है थोड़ा सा कम हो गया ना, गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो जब गैप कम हो गया तो क्या होगा, बॉन्ड जो है थोड़ा सा नजदीक आ सकते हैं। क्यों, यहाँ के तो लोन पेयर तो आपको पता ही है कि लोन पेयर तो धक्का मार ही रहा है उधर से। तो क्या होगा, जो फ्लोरीन और फ्लोरीन का जो ये बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन है वो कम होगा कंपेयर्ड टू OH OH बॉन्ड के बीच का रिपल्सन। सो दिस विल बी लेस देन 104 और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 103 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ये सबसे कम, तो इसको सबसे कम में डालना पड़ेगा आपको। सो OF2 जो होगा वो सबसे पीछे जाएगा, उसके बाद H2 होगा बीच में आएगा, देन OCl2 आपका अंत में आएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करना चाहता है, बॉन्ड नहीं बनना है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट ए जेम्स बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, आपके पास एक हाइड्रोजन होता है, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, इससे क्या जुड़ा होता है, एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि इस हाइड्रोजन पे आपको चार्ज बढ़ाना है। क्यों, दिस इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन होता है, जैसे नाइट्रोजन होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है। ये बहुत ही हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाले एटम्स हैं, एलिमेंट्स है पीरियोडिक में, जैसे 4 है, 3.5 है, 3 है, रिस्पेक्टिवली फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों, इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। तो इस पे क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा बगल वाले को खींचेगा, बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन। तो क्या होगा, डॉट 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 डॉट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाई, समझ में आ रहा है। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाते जाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखते हैं, OH ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन इज द सुपीरियर। तो फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यानी कि FH, so this will be the strongest one, ये जो होगा वो strongest one होगा। क्यों, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये क्या है, डिपेंड करता है इन X पे और इस Y पे। तो ये अगर फ्लोरीन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज डिक्रीज, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। दोनों केस होना चाहिए, एक तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए। इट मींस डायमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक एंड वाइस वर्सा। सो चलिए, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन O2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? 2। सो कहां गया है, O2 से गया है O2 पॉजिटिव में। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव? 2.5। यस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया है पर बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। सो आई विल राइट लाइक दिस, 2 पैरामैग्नेटिक, 2.5 पैरामैग्नेटिक, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं किया, ऑप्शन तो सही नहीं होगा ये। अगला देखते हैं, अगला है NO। NO का बताइए, NO का कितना हो जाएगा? NO का होता है 2.5। क्या मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाऊं? जी नहीं, आपको कैलकुलेट करने आता है। NO से कहाँ बन रहा है? NO से बन के जा रहा है वो किस में? NO पॉजिटिव में। सो दिस इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। करेक्ट। NO क्या होता है? NO क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ से किस में चला गया? ये NO पॉजिटिव में चला गया। सो NO पॉजिटिव, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO पॉजिटिव? 3। क्या होता है ये? डायमैग्नेटिक। सर ये तो डायमैग्नेटिक होता है। NO पैरामैग्नेटिक क्यों है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली दिस इज पैरा। सो पैरा से ही किसमें? डाय में बदल गया। आपने देखा इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया 2.5 से 3, पैरामैग्नेटिक से डाय में बदल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज किया है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हुआ है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हमें अगले ऑप्शन तक जाना चाहिए? नहीं, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मत जाइए। अगर बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है तो इफ यू कैन सी C2 बॉन्ड क्या है? 2 से किस में है? 2 है, इसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। 2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। फिर यहाँ से किसमें गया? C2
C2 से किसमें गया, C2 पॉजिटिव में गया। C2 पॉजिटिव में कितना होता है बताइए मुझे, 2.5 होता है। क्या होता है फैक्टर, सॉरी नो 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 1.5, रियली सॉरी 1.5 होता है। और ये क्या होता है, दिस इज C2 पैरामैग्नेटिक होता है, पर ये क्या डायामैग्नेटिक होता है। एक बार बोलेंगे सर यहाँ तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज किया है, पर ध्यान से देखेंगे तो 2 से 1.5 पहुंच गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। हमें इंक्रीज करना था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, नो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड, पर यहाँ पे क्या हो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, गलत है, ये गलत ऑप्शन है। If you see the last option N2, 2 N2 positive, let me write it here, N2 यानी कि 3 होता है। बताइए N2 3 से कहाँ चला गया है, N2 चला गया है, N2 पॉजिटिव में चला गया है, that is 2.5। ये भी क्या हुआ है N2, करेक्ट है। सो दिस इज डाया, दिस इज पैरा। अगेन देखो यहाँ डिक्रीज किया यानी कि ऑप्शन भी ना हुआ, ये भी गलत होगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सारे लोग देख लेंगे एक बार, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। Which of the following statement is are correct? So आपको देखना है 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, बातें देखनी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, यस ट्रू, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट्स आल्सो ट्रू। कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, बहुत सही है। ये एक स्टेटमेंट भी है, एक फैक्ट भी है, सारे लोग इसका ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर पूछा जाता है। एटॉमिक साइज ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम, ऑब्वियसली बहुत सही बात है, सीजियम सबसे नीचे होता है, लिथियम ऊपर होता है। बट रिवर्स इज ट्रू फॉर द साइज इन एक्वस मीडियम, ये भी सही है, क्योंकि जब साइज लिथियम का छोटा होता है तो क्या होता है, छोटा साइज तो है पर चार्ज तो सेम ही रहता है, तो क्या होगा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को घेर लेते हैं, तो हाइड्रेशन रेडियस जो होता है बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन स्फीयर बहुत ज़्यादा बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ रखे हो आप, तो हाइड्रेशन स्फीयर बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए क्या है लिथियम का जो क्या होगा एक्वस मीडियम में साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब इसलिए ये भी सही है। कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन, ये भी सही है, मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, तो फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन नियॉन, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर साइज। देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 11 प्रोटॉन होंगे, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 ही प्रोटॉन होंगे। बड़ा सा सिंपल सा है कि 10 इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन सोडियम में निकालना है, तो उस 10 इलेक्ट्रॉन पे किसका पावर लग रहा है, 11 प्रोटॉन का पावर लग रहा है, किसमें, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन में। Na में क्या है, जब आप इस 10वें इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इस पे कितने का पावर लग रहा है, 11 प्रोटॉन का, जिसको आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी हैव इज, अगर आप बात करो किसकी, नियॉन के, नियॉन में हमारे पास क्या है Ne, वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। सो व्हाट विल हैपन हियर, इस 10वें इलेक्ट्रॉन पे 10 प्रोटॉन का चार्ज लग रहा है, तो किसमें ज्यादा ताकत लग रही होगी, ये भैया 11 प्रोटॉन मिलकर 10 को खींच रहे हैं, 10वां को निकालना मुश्किल होगा हमारे लिए। सो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम आयन, नॉट सोडियम आयन इज ग्रेटर देन, ठीक है। नाउ साइज की बात करें तो साइज ऑब्वियसली बात है कि 11 ने 10 को पकड़ के खींच लिया, अंदर में पावर ज्यादा रखी तो खींच लिया, तो साइज क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया कंपेरेटिवली। सो ये आपके चारों जो ऑप्शंस थे करेक्ट थे, तो ट्रू सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। सो पहला है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन देन बॉन्ड, सो देखता हूँ, नहीं ये करेक्ट नहीं है। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन के आधार पे क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन आता है यहाँ पे। एनामोलस बिहेवियर, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका ध्यान रखेंगे सारे लोग। फिर उसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऐसी नहीं होती, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर क्या दिया, उल्टा दे दिया, ऑर्डर उल्टा दे दिया है। थर्ड वन रिएक्टिविटी, यस फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिएक्टिविटी इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की बात आप कर रहे हो उस चारों में, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो काम खत्म। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, सो फर्स्ट क्लोरीन देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 8 क्या है बताइए? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी। सो हमारे पास क्या है? बेरिलियम है। लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2। देन व्हाट डू वी हैव? बोरोन, बोरोन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। देन वी हैव मैग्नीशियम, क्या होगा बताइए? 1s2 2s2 2p6, करेक्ट है? 2p6 and this 3s2। then we have aluminium, aluminium का क्या होगा? same 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1। सो आपको क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है और न्यूक्लियस के काफी नजदीक है। जैसे जैसे शेल दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का पावर कम होता चला जाता है, क्या अट्रैक्टिव पावर कम होता चला जाता है। आपको पता है कि डिस्टेंस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर नीचे में है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। ये सारी बातें आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये सेकेंड सेल में साथ ही साथ ये क्या है? ये क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे इसके पास एक नोबल गैस एबिलिटी मिल जाएगी। तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसको निकालना मुश्किल, सिंपल। तो इसको निकालना मुश्किल है तो बेरिलियम क्या हो जाएगा? सबसे आगे आ जाएगा। बेचारे को 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होगा। फिर इसकी बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोरोन को निकाल दिया। इसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। क्यों मैग्नीशियम? सॉरी Mg1 ना, करेक्ट है। सो दिस इज करेक्ट, यस 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 यस। उसके बाद Mg आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 है, थर्ड शेल में चला गया है, थर्ड शेल में चला गया है, एनर्जी कम चाहिए होगी, थोड़ा सा आपके न्यूक्लियस से दूर है, सो उसको एनर्जी कम चाहिए। तो आप इस बंदे को निकाल सकते हो, आराम से निकाल कर ले जाओ। इसको निकाल दिया आपने, फिर मैग्नीशियम आया और मैग्नीशियम के बाद 1 आया। क्यों? ये थर्ड शेल में होने के साथ साथ अकेला है, सिंगल फील्ड है, तो उसको निकालना आसान है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, दिस इज क्या होगा? ये फुल्ली फिल्ड है, स्टेबिलिटी है। ये बेचारा पी में अकेला है, 1 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा वाला मिलेगा। तो क्या है? इसको निकालना आसान है, इसको निकालना मुश्किल है। सो आईपी इसका ज्यादा, इसका आईपी कम। तो यहाँ पे लिख दो मैग्नीशियम, सॉरी एल्यूमिनियम। बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप बताओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस इज क्वेश्चन 9 ना, सॉरी दिस इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 क्या है? द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3। तो देखते हैं क्या है, लिखते हैं N3 नेगेटिव। व्हाट इज N3 नेगेटिव? तो आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से सारे लोग बताएंगे मुझे, क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, तो मैं लिख दिया मैंने 7 प्रोटॉन होते हैं। और नाइट्रोजन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और एक्स्ट्रा 3 ऐड किए, बन गया कितना? 10। तो 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम पॉजिटिव, सोडियम में क्या होता है बताएंगे सारे लोग? सोडियम में होता है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। पर सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, भगा दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, अच्छी बात है। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 के बारे में दुनिया जानती है, क्या होता है बताइए? एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर क्या है यहाँ पे? 13 इलेक्ट्रॉन होने के लिए आपको कितने हैं? एल्यूमिनियम न्यूट्रल होना था, पर इन्होंने +3 किया। +3 कैसे करेंगे? 13 में से 3 निकाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव 3 चार्ज मिल जाएगा। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये भी बन गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 10 है, 10 है, 10 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आयोनिक रेडियाई, यानी कि तीनों जो एटम है, तीनों जो आयन हैं, तीनों आयन हैं उसमें 2 ही शेल हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम शेल है। डिफरेंस क्या है? उस शेल को खींचने वाले की संख्या अलग अलग है। तो किसमें ज्यादा है? 13 प्रोटॉन मिलके उस 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं,
7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। किसके पास खींचने की एबिलिटी सबसे ज्यादा? 13 प्रोटॉन। सो मैं बार बार यहाँ पे जेड इफेक्टिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं उस वर्ड का यूज नहीं करना चाहता हूं। जेड इफेक्टिव क्या है, कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है। यस, जेड इफेक्टिव के आधार पे मैं बताना चाह रहा हूं, पर मैं जेड इफेक्टिव वर्ड इसलिए यूज नहीं करता हूं, कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। तो दिस इज द बेसिक मेथड। जेड इफेक्टिव यही तो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने आगे देखो कि शिल्डिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, सो ऑन, सारी चीजें आती है यहीं से। बेसिक आइडिया इज दिस ओनली कि इस 10 इलेक्ट्रॉन पे जो पावर लग रहा है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, 13 प्रोटॉन का लग रहा है, खींच लिया। उस पर थोड़ा सा 2 प्रोटॉन का चार्ज कम लगा, थोड़ा सा कम खींच पाएगा। और यहाँ पे क्या है, 7 प्रोटॉन का ही लगा, तो अच्छे से खींच ही नहीं पा रहा है। तो साइज किसमें श्रिंक होगा? इसमें। कहाँ श्रिंक होगा? इसमें कम श्रिंक होगा, इसमें श्रिंक सही से नहीं हो पाएगा। तो बताइए, रेडियस की बात करेंगे, 1 नंबर पे कौन आएगा? दिस इज एल्यूमिनियम 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर एंड दिस इज 3 नंबर। अरेंज कर दीजिए इसी तरीके से। कोई दिक्कत है? आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यूज एल्यूमिनियम का होगा क्या? नहीं, सबसे ज्यादा वैल्यूज किसका होगा? N3 नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, श्रिंक नहीं कर पा रहा है। सोडियम का सब बीच में ही होगा, तो बीच में वैल्यूज 1.4, और Al+3 का जो वैल्यू है सबसे कम होगा, रेडियस सबसे छोटा होगा। तो ये क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट मैं लिख देता हूं, दिस इज वैल्यू इज 1.36, दिस इज 1.4 एंड दिस इज 1.7। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने बनाया है। 9 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वी हैव बॉन्ड एनर्जीज गिवन हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड HBr एंड डेल्टा H0 वैल्यू आपको पता करना है। चलिए लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में क्या है? वी हैव H2 gaseous form plus Br2 gaseous form giving you 2 moles of HBr। तो रिएक्शन को करने के लिए इसमें क्या हो रहा होगा उसको समझते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा? HH बॉन्ड में टूटेंगे। HH बॉन्ड जो है ये क्या होगा? ये HH बॉन्ड टूटेगा। HH बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी कितना देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, फिर ये H यहाँ पे एटम बन गया, H एटम बन गया, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे बताइए? यहाँ पे 2H हो गया, ये 2H हो गया, ये 2Br हो गया। ये क्या बनेंगे? H बॉन्ड बनेगा, सॉरी H एंड Br बॉन्ड बनेगा। सो क्या बनेगा? 2HBr बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। 2HBr बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है। सो नेट एनर्जी चेंज ही तो मुझे पता करना है, रिएक्शन का नेट एनर्जी चेंज पता करना है। तो देख लो, बड़ा सिंपल सा है कि एक हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या होगा? डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ किसका? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हम मैंने पॉजिटिव लिखा है, प्लस क्या होगा? एक ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल ब्रोमीन, तो डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ किसका होगा बताइए? ब्रोमीन का। माइनस साइन में लिख रहा हूं, साइन के साथ लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन एक है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, नहीं 2 बन रहे हैं। एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, एक बॉन्ड, फिर दूसरा हाइड्रोजन दूसरा ब्रोमीन, 2 बॉन्ड, -2 इंटू डेल्टा H ब्रोमीन H। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज डालो, क्या है ये वैल्यूज है? दिस इज 433 प्लस दिस इज 192 माइनस क्या है? -364, 2 इंटू 364 क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 6 माइनस क्या हो जाएगा? 8, 2, 7, 28 क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज 3, 0, 1, 103 किलोजूल, 103 किलोजूल। सो दिस इज सॉरी नेगेटिव साइन, 103 नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे।
क्वेश्चन 11वां बनाएंगे। क्वेश्चन 11 बना रहे हैं, यहाँ पे हमने साइन को लिया है, साइन को लेना बहुत जरूरी था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। ध्यान रखेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब पिछले भी टेस्ट में एक ऐसा ही प्रश्न था, नॉट ऐसा बट यस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात की। H+ और OH नेगेटिव से जब 1 मोल ऑफ H2O बनता है तो इसको आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हो, न्यूट्रल हुआ। और अब ये क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू होती है -53.7 किलो जूल समथिंग लाइक दैट अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट नो, और सॉरी नॉट 50, 57 आई थिंक, जस्ट टेक इट आउट ना, समथिंग लाइक दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड और वीक बेस, क्या होता है, जो वीक बेस में क्या होता है, डिसोसिएशन भी होता है, ठीक है। तो वीक बेस में क्या है, कुछ एनर्जी जो है ना, कुछ एनर्जी डिसोसिएशन में चली जाती है, एनर्जी लिबरेट हुई, पर कुछ एनर्जी जो है वो वीक एसिड या वीक बेस जो भी उपलब्ध हो आपको उस पार्टिकुलर रिएक्शन में, तो वो कुछ एनर्जी वहां चली गई डिसोसिएशन में। तो जब वहां चली गई तो एनर्जी क्या हुई, थोड़ी सी कम हो गई, एनर्जी यूज कर ली गई डिसोसिएशन के लिए। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, एसिटिक एसिड की बात कर लो, तो वहाँ पे एनर्जी यूज हो गई थोड़ी सी, तो क्या हो गई, एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस में उससे तो बात होती नहीं है, एनर्जी यूज नहीं की जाती है। तो आप देखो पहला ऑप्शन है, सर्च कीजिएगा वैसा ऑप्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। पहला ऑप्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, 57 एनर्जी निकली, और कुछ एनर्जी कहाँ गई होगी, कुछ एनर्जी खत्म हो गई होगी आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो डिसोसिएशन हो रहा होगा, या एसिटिक एसिड में डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो एनर्जी जो आएगी न्यूट्रलाइजेशन की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सिमिलरली फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। सो जब भी आपके पास वीक केस हो उसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11वां है, सॉरी 12वां है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू दी है, तो मैंने बताया था ऐसे प्रश्न तो आने ही हैं। सो व्हाट इज वी नो इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। Also what we know that for a process to be spontaneous delta G has to be negative। नेगेटिव का दूसरा नाम होता है जीरो से कम होना, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S जो होगा वो क्या होगा, जीरो से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, तो क्या होगा, T डेल्टा S को उठा के इधर ले, तो डेल्टा H जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए T डेल्टा S से, और जो T होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा H बाय डेल्टा S। ठीक है, ये हो सकता है कि ये कर सकते हैं, आराम से दिख जाए। ठीक है, सो T हैज टू बी ग्रेटर देन सम वैल्यू दैट इज डेल्टा H बाय डेल्टा S। क्या ये वैल्यू मुझे पता है, T इज ग्रेटर देन डेल्टा H की वैल्यू इन्होंने दी है 4 किलो कैलोरी, सो लेट मी राइट 4 into 10 to the power 3 बाय डेल्टा S की वैल्यू 10 कैलोरी। सो एक लड्डू से ये गया तो क्या होगा 400 केल्विन। तो क्या होगा, T हैज टू बी ग्रेटर देन 400 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, लेट मी चेक इट आउट, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट अंडरलाइन करेक्ट स्टेटमेंट। सो एन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड, आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, याद रखेंगे हीट क्यू इनटेक हुआ है बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इन डिक्रीज इन एंथैल्पी। नो, जब आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब किया गया है, क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब का मतलब है क्यू इज पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, एंड व्हाट वी नो, सो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा दैट इज पॉजिटिव, दैट इज N Cp डेल्टा T, पॉजिटिव होना चाहिए। सो द एंथैल्पी, दिस एंथैल्पी शुड इंक्रीज, करेक्ट, एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। द सेकंड ऑप्शन वी हैव इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस द हीट रिलीज्ड। सो व्हाट डू वी हैव, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज का मतलब Q नेगेटिव। सो Q नेगेटिव अगर हो रहा है, so Q negative, then increase in internal energy. What do we know that delta U is equal to Q, that is equal to NCV delta T, correct? So क्या बोला, this is negative, तो increase कैसे होगा, delta U has to be negative, not
इंक्रीज, इट शुड डिक्रीज। तो ये जो स्टेटमेंट 2 भी गलत लग रहा मुझे। थर्ड ऑप्शन, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटर। यस, आपको पता है ना, एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कूलिंग इफेक्ट। यस, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इन द एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, इस चीजों के बारे में आपको पता है। एंड साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू हीट अप। नो, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है ना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, नॉट एडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो जाता है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, तो आप हीट एब्जॉर्ब की बातें करना शुरू कर दो। दैट्स नॉट ए करेक्ट थिंग है। सो नॉट देखिए, एक और गलती भी है, चीजें भी गलती है ना। देखिए, अगर आप आइसोथर्मल की बात कर रहे हो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये जो है हीट, अगर आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो क्या होगा, वर्क ऑन द सिस्टम किया हुआ है तो हीट रिलीज होती है ना। ये उल्टा लिख दिया उन्होंने, तो ऑप्शन 4 भी गलत है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अमॉन्ग द, क्वेश्चन नंबर 14 मैं देखना चाह रहा हूं, क्वेश्चन 14 सारे लोग ध्यान से देखेंगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच सर्फेक्टेंट विल फॉर्म मिसल्स इन एक्वस सॉल्यूशन एट द लोएस्ट मोलर कंसंट्रेशन। सो आपके पास है कार्बन चेन है, एक में 16 है, एक में 12 है, एक में 7 है, एक में 12 है। देखिए क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि द लॉन्गर द कार्बन चेन, द लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक नेचर, एंड द लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक नेचर, द लेस एबिलिटी टू गेट इनटू द सॉल्यूशन फॉर द पार्टिकुलर सर्फेक्टेंट। समझ में आ रहा है कि आपके पास सर्फेक्टेंट्स हैं, जिसके पास लॉन्गर कार्बन चेन होगा दैट इज द हाइड्रोफोबिक चेन। आपको पता है ना कि कार्बन चेन जितना, दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, टेल पार्ट। सो जो कार्बन चेन अगर ज्यादा है तो उसका मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर फॉर पार्टिकुलर सर्फेक्टेंट इज मोर, एंड दैट्स व्हाई वो सॉल्यूशन में जाना पसंद नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई दैट पार्टिकुलर सर्फेक्टेंट टेंड टू मेक मिसल्स वेरी इजीली। आप इसको ऐसे भी बोलते हो कि कार्बन चेन अगर ज्यादा है तो सीएमसी क्या होता है, कम होता है, एंड द लोअर द सीएमसी क्या बोलते हो, मिसल्स फॉर्म करना आसान होता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें आसान है। सर्च कीजिए कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बन चेन सबसे ज्यादा है, पहला ऑप्शन 16, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद जो 15, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15, रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 एक्चुअली। वॉल्यूम ऑफ गैसेस अमोनिया, CO2 एंड H2। लेट मी राइट अमोनिया, CO2, H2। ओके, क्वेश्चन आस्किंग इसको चारकोल पे एब्जॉर्ब करना है, तो ऑर्डर में अरेंज कीजिए कौन पहले हो। ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले टेस्ट में आ चुका है। आपको क्या करना होता है, जब भी आपको एब्जॉर्ब करना होता है तो आपको देखना है कि कौन सा गैस लिक्विफाई आसानी से किया जा सकता है। जो लिक्विफाई आसानी से किया जा सकता है उसको एब्जॉर्ब करना आसान होता है। सो इन अमोनिया के पास एक्स्ट्रा फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, साथ ही साथ इसके पास लोन पेयर है, इसके पास डायपोल मोमेंट होता है, बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्स इनके पास है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अमोनिया को लिक्विफाई करना आसान है, तो अमोनिया एब्जॉर्ब आसानी से हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ, हाइड्रोजन नॉन पोलर है, छोटा भी है, CO2 क्या एक पोलर भी है, कार्बन पॉजिटिव नेचर का, सो ऑन बहुत सारी चीजें हैं। तो CO2 को लिक्विफाई करना आसान है, तो CO2 यहाँ पे आ गया, एंड देन कम्स हाइड्रोजन सबसे छोटा। ठीक, H2 सबसे अंत में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ईज और लिक्विफिकेशन के आधार पे आप इसको अरेंज कीजिए। दैट इज द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए इसी में ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ वी हैव 30 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन reacts to form water, what is left at the end of reaction if all volume measured at same condition of pressure and temperature? So question number 16 we are going to see. Question 16. So let me write the particular reaction. H2 is in gaseous phase reacting with oxygen giving you water. So H2O liquid लिख दूं, ठीक है। So what is happening? We have 30 ml, 30 ml है, 30 ml, 30 ml, and we have this is 20 ml, 20 ml. So सिंपल सी बात है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा ही आसान सा मेथड है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? आई डोंट थिंक दिस इज बैलेंस, लेट मी राइट इट, दिस इज नाउ बैलेंस, आई थिंक बैलेंस, ओह सॉरी, नाउ दिस इज बैलेंस, करेक्ट। ओके, सो अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को बनाना होता है तो बड़ा ही आसान तरीका है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। मैंने क्या बताया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, सबको आप एक तरीके से ट्रीट कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर एक तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में नहीं बदलूंगा, मैं यहाँ को मोल्स में नहीं बदलूंगा, मैं उसको वॉल्यूम की तरह ट्रीट करूंगा और देखिए आंसर आएगा।
क्या करना है बताया था कि गिवन टेक द गिवन नंबर ऑफ मोल्स या गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दिस इज द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रॉब्लम, डिवाइड इट बाय द कोफिशिएंट, 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा बताइए 15, 20 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 20, जो छोटा है दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट, छोटा कौन है 15 छोटा है, H2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। केस नंबर आपका स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे हमने पूछा व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड, तो जो लिमिटिंग है वो तो बचेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन तो बचने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नहीं तो ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2 मोल 1 के साथ रिएक्शन करता है, 2 लीटर 1 लीटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या है 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, तो 30 का आधा 15, यानी कि 30 ml हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 30 का आधा क्या होता है 15 ml O2, 15 ml O2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन खत्म हो गया। ये लिमिटिंग का बात है ना, रिएक्शन तो खत्म हो गया। जब रिएक्शन खत्म होगा तो बताइए क्या होगा, 20 था उसमें से 15 ml ऑक्सीजन रिएक्शन हो गया है, तो बचा कितना 5 ml ऑक्सीजन। सर आप कैसे कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, सबके सब एक ही कंडीशन पे हैं। अगर सबको वॉल्यूम को हमको नंबर ऑफ मोल्स में बनाना है तो क्या हम हर जगह 22.4 से डिवाइड नहीं कर सकते? अगर हर इक्वेशन को पूरे 22.4 से डिवाइड किया तो क्या ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 22.4 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसको वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर लो, आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन सारे लोग पढ़ेंगे और 17वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं लिख देता हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सारे लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वी हैव CH2 प्लस क्या है, दिस इज 3O2, क्या है, दिस विल गिव यू 2 moles of SO2 एंड दिस इज गिविंग यू CO2। ठीक है, 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करता है, 2 मोल ऑफ SO2 देता है, 1 मोल CO2 देता है। मास के आधार पर आपको लिखने की इच्छा हो तो वो भी लिख देता हूं, 76 ग्राम ऑफ CH2, this reacts with 96 gram of O2 giving you 128 gram of SO2 and giving you 44 gram of CO2। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 1 mole of CH2 will produce 1 mole of CO2, 1 mole of CH2 will produce 1 mole of CO2, करेक्ट, बहुत सही बात है। The reaction of 16 gram of oxygen produce so 16 ग्राम, अब देख लो ना, 96 ग्राम O2 gives us कितना 44 ग्राम CO2, तो कितना ग्राम है 16 है, 16 कितना देगा 44 by 96 into 16, कितने बार में 6 बार में कटा, so 44 by 6 कितना होगा बताइए 7.67 ग्राम। ऑप्शन 2 भी सही है। The reaction of 1 mole of O2 will produce 2 by 3 mole of SO3, 3 मोल प्रोड्यूस करता है 2, तो 1 मोल करेगा 2 by 3, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 6 मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 4, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो देख लो, 3 को चाहिए 1, तो 6 को चाहिए 2, नॉट 3, 6 को चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ पढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन इज वेरी आसान सा क्वेश्चन। फाइंड क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ 1 मोल, सो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स। तो सारे लोग गलत कहां पे चले जाओगे, आप निकाल दोगे एटम। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 3Na लगाया होगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बताओ, 1 मोल, 1 मोल क्या है A3 है, दिस इज A3 इज ए मॉलिक्यूल, इस A3 एक मोल मॉलिक्यूल है, तो नंबर क्या होगा 1 into Na, A3 मॉलिक्यूल। सो क्या होगा Na A3 मॉलिक्यूल। आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3Na एटम मिलेगा। हमें एटम नहीं चाहिए, हमें मॉलिक्यूल चाहिए। क्वेश्चन आपकी गलतियां बहुत सारे लोग इसमें किए होंगे, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ गए 19 पे। क्वेश्चन 19 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। pH ऑफ ब्लड, यू नो आवर ब्लड एक्ट्स एज बफर, ठीक है, आपको पता है। pH ऑफ ब्लड
यानी कि pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज गिवन एज 7.4, इज कंट्रोल्ड बाय HCO3 नेगेटिव एसिड, CO3 2 नेगेटिव सॉल्ट. सो pKa गिवन है एसिड का, व्हाट इज द रेशियो? सो सॉल्ट बाय सॉरी एसिड बाय सॉल्ट का रेशियो पूछना चाहते हैं वो लोग. तो देखते हैं क्या बता सकते हैं. बताइए क्या बताना है. हमको पता है फॉर एसिडिक बफर व्हाट आई नो इज pH is equal to pKa plus log of salt का concentration divided by acid का concentration. बहुत अच्छी बात है. So what do we know? This is pH. Yes, 7.4 I know. pKa do I know? Yes, I know that is 7.1. Absolutely yes. This is equal to log of salt का concentration divided by acid का concentration. So can I find this value? This will go that side. So this will 0.3 is equal to log. Let me write. इसको बार बार लिखना अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको x लिख देता हूँ. So log x. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 to the power 0.3. So this is coming to be 2. So क्या है? Salt का concentration divided by acid का concentration इज इक्वल टू 2. क्या हमसे यही पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है. इसको रिवर्स करेंगे. सो आई विल गेट 1/2. बड़ा से आइए आसान सा प्रश्न है. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़िए. क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? एट व्हाट pH प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड will begin from solution of. बड़ा ही आसान सा प्रश्न है. सो क्या होगा बताइए? MgOH 2 टाइम्स क्या है? इक्विलिब्रियम में होता है Mg +2 प्लस OH 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव. क्या करेंगे बताइए? दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.1. आई थिंक 0.1. यस 0.1. तो एक सॉल्यूशन है प्लाज्मा और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं 2s. लिख सकते हैं? फाइन, मैं नहीं लिखूं, कुछ नहीं लिखूं, मैं x लिख देता हूं. x लिखता हूं. चलिए KSP क्या होता है? Mg +2 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर. सो KSP की वैल्यू शायद गिवन है 10 to the power -11. इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या है? OH -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power -11 by 0.1. This is nothing but 10 to the power -1. That is equal to 10 to the power -10. So क्या होगा? OH कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आपको पास, वो 2 का स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा 10 to the power -5. This is OH concentration. So can you find POH? That is equal to 5 negative log. pH is equal to negative log of H plus ion होता है. POH equal to negative log of POH ion होता है. So pH क्या हो जाएगा? 14 minus 5 that is equal to 9. आसान सा प्रश्न था. क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं. 21 क्या है? The true representation of the solubility product of SnS2. इससे आसान तो कुछ नहीं आ सकता. SnS2 इससे आसान तो भैया कुछ नहीं आ सकता जिंदगी में आपको. ये +4 है, 2 मोल्स ऑफ H2 नेगेटिव है. क्या होगा बताइए? KSP क्या हो जाएगा? Sn+4 का पे कोई एक ही आएगा ना? हाँ, एक ही आएगा. एंड H2 नेगेटिव पे कितना आएगा? 2 है, कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लें भैया. क्वेश्चन 22 क्या है बताओ? वी हैव द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H क्या होता है? अगर आपके पास वीक एसिड वीक बेस हो, अगेन वीक एसिड वीक बेस हो, तो क्या होता है? H इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ. क्या हमारे पास वीक एसिड वीक बेस ही है ना? यस. तो क्या होगा बताइए? H इज इक्वल टू KW बाय KA इंटू KB. क्या आप लोगों को याद है ये चीज? अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बहुत ही गलत होने वाला है. अच्छा, अब H इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. Degree of hydrolysis in first concentration is 50%. So H1 is equal to 50% in first case. पूछ रहा है कि जब हम concentration चेंज कर दिए, concentration
चेंज कर दिए हैं तो क्या होगा? अरे यार एच की एक्सप्रेशन में देखो ना, के डब्ल्यू है एक कांस्टेंट होता है, के ए एक कांस्टेंट होता है, के बी एक कांस्टेंट होता है। सो एच यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस का जो आपका जिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज वेरी नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता। तो क्या होगा? 50% पहले केस में था, 50% दूसरे केस में भी रहेगा, 50% तीसरे केस में ही रहेगा। अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस चेंज नहीं करेगा। सो दैट इज इक्वल टू H2, दैट इज इक्वल टू H3 एंड सो ऑन। एवरी केस में क्या होगा? 50% ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज। क्वेश्चन 23 सारे लोग देखेंगे। क्वेश्चन 23 प्लीज सारे लोग। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104.16। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, so let me write PCl5 is giving you PCl3 plus Cl2, ये दे रहा है। एंड दिस इज व्हाट डू वी हैव 1 minus alpha, you know everything, 1 minus alpha, alpha, and vapor density initial is given as 104 point what is this, sorry 104.16. so what is the molar average molar mass? Multiply with 2, so 208. I am writing the approximate value, exact value क्यों लिखूं मैं? ठीक है, थोड़ा सा क्यों कंफ्यूज हूं ना मैं। Now question is asking the percentage dissociation। तो ये है आपका परसेंट। आपने क्या लिया बताओ? आपने इसका वेपर डेंसिटी घटा दिया है 62 पे, वेपर डेंसिटी घटा दिया है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम फिर से पहुंच गया। दिस इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जब वेपर डेंसिटी फिर से पहुंच गया है, वेपर डेंसिटी फिर से पहुंच गया है, तो एवरेज मोलार मास क्या हो जाएगा बताइए? वेपर डेंसिटी 2 इज इक्वल टू 62। सो व्हाट इज एवरेज मोलार मास? 2 क्या होगा बताइए? 62 into 2, 1 2 4 हो जाएगा। ओके, अब फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट में बार बार बता दूं, आज फिर से बता रहा हूं कि इनिशियली इन्होंने क्या किया था? 208 ग्राम PCl5 डाला। क्लियर? 208 ग्राम PCl5 डाला और उसके बाद छोड़ दिया, रिएक्शन शुरू हुआ, PCl5 डिसोसिएट करके PCl3 और Cl2 बनाने लग गए। तो क्या होगा? क्या इस डब्बे में इस रिएक्शन के दरमियान क्या कोई मास अंदर आया? नहीं। क्या कोई मास बाहर गया? नहीं। तो टोटल मास क्या होगा? 208 ही रहेगा, चाहे सारा का सारा PCl5 खत्म हो जाए, चाहे क्लोरीन बहुत बन जाए, चाहे PCl3 बन जाए। कंजर्वेशन ऑफ मास यार, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो अब मुझे बताओ कि सेकेंड केस में जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया, उस केस में अगर मुझे एवरेज मोलर मास निकालना हो, कैसे निकालेंगे? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सो लेट मी राइट टोटल मास इज m लिख दिया मैंने, टोटल मोल इज मैंने n लिख दिया, दैट इज 124। वेपर डेंसिटी के हेल्प से एवरेज मोलर मास निकाल दिया था हमने। ठीक है, अब ये बड़ा M कहां से आएगा? यही तो होगा जो इनिशियली मैंने लिया था, वो तो कहीं भागने वाला नहीं, इस डब्बे में उतना ही मास, टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। सो टोटल मास इज 208 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 124। तो क्या हो जाएगा? 208 बटे 2 124 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 208 माइनस 124 बटे 124। सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी कमिंग टू बी 84 बाय 124। सो दिस इज कमिंग टू बी 21 बाय 31, 21 बाय 31। सो देखो 20 बाय 30, 2 बाय 3 67%। ठीक है, 2 by 3 67%। सो 21 by 30 हल्का सा ज्यादा, क्या कर लो, 67 ही लगा तो क्या दिक्कत है? सर्च करो 67%। सो आई थिंक सेकंड ऑप्शन 68%, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 100 दिस विल गिव यू परसेंट। तो दिस इज अ वेरी आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये भी बहुत ही अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc, 24 में रिएक्शन लिख दूं पहले आप लोग को, H2 है, I2 है गैसियस फेज में, और ये दे रहा है 2 मोल्स ऑफ HI। चलिए Kc का एक्सप्रेशन इसके लिए भी लिख देते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है? Kc
ओ सॉरी, दिस रिएक्शन इज, मैंने गलत लिख दिया, ये रिएक्शन मैंने गलत लिख दिया। रिएक्शन को सही करो, रिएक्शन को सही नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। क्यों गलती होगी मैं बताऊंगा। HI है 2 मोल और ये दे रहा है आपका H2 गैसियस फेस, I2 गैसियस फेस। KC लिखे, KC लिखते हैं, KC लिखा मैंने, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर। ठीक है, चलो तो पूछना है KC का एक्सप्रेशन बताओ क्या क्या हो सकता है। एक तो ये होगा, नहीं क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। सो HI कहाँ है हमारा, यही आ जाए तो HI क्या हो जाएगा बताइए, HI इज इक्वल टू ये H2 मल्टीप्लाई विथ I2 डिवाइडेड बाय KC टू द पावर 1/2। तो HI का ये हो जाएगा वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है क्या, हो सकता है, कैसे सही होगा ये भी देख लेते हैं। अब बोलो कि इनिशियली आपके पास क्या था, HI था, इनिशियली आपके पास क्या था, HI था, डब्बे में HI डाला तो जितना मोल ऑफ आपका I2 बना होगा उतना ही मोल H2 बना होगा। और ये बातें समझ में। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 इज सेम। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गिवन दैट अगर आपके कंटेनर में पहले से I2 या H2 नहीं है। सो क्या हुआ, जब आपने डब्बे में HI डाला तो जितना I2 बनेगा उतना ही HI बनेगा। तो अगर उस केस में H2 को रिप्लेस करेंगे I2 से, सो HI क्या हो सकता है, HI कैन बी हो जाएगा I2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय KC टू पावर 1/2, दैट इज आल्सो इक्वल टू H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय KC टू पावर 1/2। सो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक 3 आर द ऑल द 3 करेक्ट ऑप्शन। सो आई थर्ड भी ऑप्शन सही है, जैसे -1/2 है मतलब कि नीचे ही जाएगा। ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। तो मैंने बोला ट्रिकी है, बहुत सारे लोग थर्ड ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन लगाओगे और आ जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब भी ऑल ऑफ द एबव रहे एक बार चारों ऑप्शन को चेक कर लिया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बड़ा ही आसान है, आई थिंक ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिएक्शन 1 आपके पास है। सो मैं लिख रहा हूँ EA फॉरवर्ड इज गिवन, forward reaction this is given as 22 kilocalorie, delta H is given, delta H is given is 70 kilocalorie। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 के बीच का डिफरेंस क्या है। एक रिएक्शन फॉरवर्ड है तो लास्ट वाला जो आपका दूसरा रिएक्शन है दैट इज अ बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या बताता है आपको, क्या पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी EB minus EAF is equal to delta H। सो क्या होगा बताइए, EAB is equal to delta H plus EAF। This is for forward, this is for backward। delta H की वैल्यू 70, EAF की वैल्यू 22, that is equal to 92 किलो कैलोरी, 92 किलो कैलोरी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट प्रोसीड्स। व्हाट वी नो दैट फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। अगर किसी को ये पता है तो ये ग्राफ बन गया। आप ग्राफ कैसे बनाते हो, ग्राफ बनाते हो ऐसा बनाते हो, या ग्राफ कभी ऐसा बनाते हो। फर्स्ट स्टेप, मल्टी स्टेप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, आई डोंट केयर व्हाट वी नो। एक ये ग्राफ बनता है और कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा H, डेल्टा H इज HP माइनस HR होता है, यही होता है। देख लेते हैं, ये है आपका R, ये आपका P। यहाँ पे देखो P की वैल्यू कम है, R की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा H क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो P की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू कम है, तो ये क्या पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो क्या देखना है आपको, ये पॉइंट देखना है दोनों में। ग्राफ उठाओ, पॉइंट देखो, ऐसा कौन सा पॉइंट है
रिएक्टेंट की वैल्यू, प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी और रिएक्टेंट के पीई की वैल्यू कम दिखेगी, करेक्ट। सो इफ यू सी द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में कुछ ऐसा है, करेक्ट, this one, so this is for product, this is for reactant। तो ये दिस इज द वन ऑफ द मेथड जो आपको क्वेश्चन को आसानी से, तो मैं हमेशा वही मेथड बताऊंगा जो आसानी से सॉल्व करें। लॉन्ग वाले मेथड तो आपको क्लास में आता ही है, सो वो वाले डिस्कस हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करना सबसे अच्छी बात है। क्वेश्चन 27 बताओ, ए गैसियस रिएक्शन ए से बी गया, लिख देता हूं, A2 गिविंग B2 प्लस हाफ ऑफ C2, एक गैसियस फेज रिएक्शन है, ये ऐसे चल रहा है। सोर्स इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm टू 120 mm, 100 mm से 120 mm चला गया है। कहां से? 100 mm से 120 mm चला गया है। ओके, सो बताइए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 कितना होगा। ओके, कैसे करें इसको, सब के सब गैसियस फेज में, तो क्या होगा, ए कम हुआ होगा और कुछ मोल ऑफ बी बना होगा, कुछ मोल ऑफ सी बना होगा, ये हुआ होगा। सो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पी से। व्हाट इज दिस पी? इनिशियल पी, इनिशियल पी। सो व्हाट इज टोटल पी? टोटल पी से सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ देते हैं। तो बताओ भैया, P प्लस ये गया तो P प्लस P अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू P टोटल। P टोटल क्या है? 120 है। P की वैल्यू क्या है बताओ भाई? P की वैल्यू है 100। P की वैल्यू क्या है? 100 इनिशियल प्रेशर। तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज कमिंग टू बी 0.2, करेक्ट? 0.2 no 1.2 so alpha by 2 is coming to be 0.2, so alpha by 2 alpha is coming to be 0.4, alpha 0.4 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया। dA by dt को आप क्या लिख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर बाय टाइम। चेंज इन प्रेशर फॉर A2 क्या है? इनिशियली वी हैव 100, फाइनली वी हैव क्या हो गया है? फाइनली वी हैव इज बताओ 100 इंटू 1 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0.6 एंड दैट इज इक्वल टू 60। सो 100 माइनस 60 बाय टाइम कितना लग गया इनको? 5 मिनट लग गया। सो 40 बाय 5 मिनट दैट इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं भैया। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। क्या है आसान सा प्रश्न? व्हेन 1 मोल ऑफ Cr, अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो क्या ही बनाया जिंदगी में। Cr2O7 नेगेटिव क्या दिया? Cr+3 दिया, 2 क्रोमीन 2 लिख दिया। कहां से गया? +6 से गया +3 में। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा? एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3। कितने क्रोमियम है? 2, तो 3 गुने 2 कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ और 1 आयन ऑफ Cr2O7 नेगेटिव इस पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। ठीक है, तो 1 मोल Cr2O7 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर झेल रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का, और नॉट 6 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 0.6 मोल, इज इट 0.6? 0.1 मोल। सो 0.1 मोल कितने का ट्रांसफर झेलेगा? 6 इंटू 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या बताओ? चार्ज ऑन 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन। आप सभी को मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा ज्ञान तो है ही कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500 कूलम। मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूं ज्यादा, इसलिए लिख देता हूं 96,500 into 0.6। दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज कमिंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इट विल 57,900 कूलम। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सारे लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 29 क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास।
सो मैं लिख देता हूं आपको, आपके पास है Fe+3 से इलेक्ट्रॉन बनना। अब देखो क्वेश्चन पूछा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब होता है कि दूसरे को रिड्यूस कर पाए, उसका क्या मतलब है कि खुद ऑक्सीडाइज हो पाए। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन जो लिखा है वो नहीं लिखूंगा, मैं लिखने जा रहा हूं कि Fe+2 से Fe+3 बनना और इलेक्ट्रॉन बनना। अब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये रिएक्शन कितना फिजिबल है ये बताता है कि रिड्यूसिंग पावर कितना ज्यादा है। तो ये प्रोसेस जितना ज्यादा अच्छा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो Fe+3 से +3 बनेगा, E0 वैल्यू बताओ क्या होगा, चाहे साइन चेंज करेंगे सो -0.77। देन Al+3 है, Al+3 से नॉट +3, Al से Al+3 बनने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या है E0 वैल्यू बताओ, +1.66 होगा। सर आप साइन कैसे चेंज कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया है। आप ध्यान से देखो, मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया है। सो 1.66 है। देन व्हाट डू वी हैव इज Br नेगेटिव से क्या होगा, Br2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। बताइए E0 की वैल्यू क्या होगी, E0 की वैल्यू बताओ भैया, -1.08 वोल्ट है। अब देखो डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE0। अब इन तीनों रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा फिजिबल कौन है, वही होगा जिसकी डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव होगी, और वही होगा जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव। सर्च करेंगे E0 वैल्यू पॉजिटिव किसमें है, ये बंदा सबसे पॉजिटिव है कि एल्यूमिनियम+3 बनना सबसे आसान दिख रहा है, तो एल्यूमिनियम सबसे आगे निकलेगा। कौन है एल्यूमिनियम सबसे आगे निकल गया, पहला ही ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम। फिर क्या आता है, फिर आपका फेरस वाला आएगा, फिर आपका ये जो है E0 वैल्यू, इसकी जो डेल्टा G वैल्यू होगी सबसे कम होगी, तो ये सबसे कम रिड्यूसिंग, फिर ये आपका फेरस आएगा और फिर एल्यूमिनियम आएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन 30 जो है बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। एक्वा सॉल्यूशन 1 मोलर ईच ऑफ Au+3 Cu+2 Ag+ and lithium is being electrolyzed by using inert electrodes। बड़ा ही आसान सा प्रश्न। अंडरलाइन एक्वा सॉल्यूशन, वही आपको मैं बात बताऊंगा एक्वा सॉल्यूशन क्यों अंडरलाइन करने बोल दिया। सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। अब सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसको करना आसान होगा। तो सबसे पहले कौन होगा, सर्च कीजिए किसका सबसे ज्यादा है। 1.50 इज फॉर Au+3 टू Au, तो Au में बदल जाएगा और Au सबसे पहले जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद कौन आता है, Ag+ आता है। इसके बाद Ag जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन, 0.8 वोल्ट है, वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर कौन है, कॉपर है 0.34 कम होता जा रहा है, 0.34 कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर 0 पहुंचेगा, समझ रहे हो ना, ज्यादा से कम होते होते 0 पहुंचा। भाई साहब आपके लिथियम प्लस से लिथियम पहुंचने से पहले आपका एक्वस सॉल्यूशन गायब हो जाएगा, हैं? तो एक्वा सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा भाई मेरे। तो एक्वा सॉल्यूशन जब बचेगा ही नहीं तो एक्वा आप जो है तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यस, लिथियम पॉजिटिव टू लिथियम क्या होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। तो जो भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, ये इनका जो प्रोसेस होता है वो जनरली किस में होता है, मोल्टन स्टेट में। एक्वस मीडियम में नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इनसे पहले आपका वाटर ही गायब हो जाता है। ठीक है, किससे पहले वाटर का ही खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 30 का क्या होगा, Au होगा, Ag होगा, Cu होगा। प्लीज ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बातें कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है ये, क्वेश्चन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है हमेशा। इनफाइनाइट एंड सम कंसंट्रेशन अल्फा पूछेगा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न। देखिए क्या है कि आपके पास है डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपके पास मोलर कंडक्शन गिवन है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सो दिस इज गिवन एज कितना है बताइए, दिस इज गिवन एज 238। आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज and at some concentration this is given as 9.54। क्वेश्चन है अल्फा बताइए, बड़ा ही आसान सा है कि this infinite multiply with alpha is equal to क्या होता है, कंडक्टेंस एट सम पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन।
तो बताइए कैसे करेंगे? अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। वैल्यू बताओ। दिस इज 9.54 डिवाइडेड बाय 238 इनटू 100, दिस इज गिव यू परसेंटेज। सो क्वेश्चन को आसान कैसे करेंगे? क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है, इसको 9 को बदलो 10 में, 230 को बदलो 250 में, इनटू 100 कर दो। लड्डू से लड्डू कट, 100 बाय 250 अराउंड कितना होगा बताओ? 4, अराउंड 4%। सर्च कीजिए ऐसा आंसर जो 4% के आसपास हो, वही आपको करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं। क्वेश्चन 32 देखो भैया सारे लोग, टू लिक्विड है और उसका वेपर प्रेशर का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का रेशियो गिवन है 1:3। देन उसके वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसका भी रेशियो गिवन है। तो पूछ रहा है कि पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पूछा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, दिस इज वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है YA बाय YB? क्या होता है? सारे लोग बोलेंगे YA बाय YB क्या होता है? P नॉट ऑफ A इंटू XA बाय P नॉट ऑफ B इंटू XB। हमारा खेला है कि इनको निकालो, तो XA बाय XB निकालने की इच्छा है मेरी। क्या निकालेंगे? P नॉट को यहाँ भेज देंगे, इस P नॉट ऑफ B को यहाँ भेजेंगे। क्या हो जाएगा? YA इंटू P नॉट ऑफ B बाय YB इंटू P नॉट ऑफ A। क्या हो सकता है? क्या? जी हाँ हो सकता है। सो XA डिवाइडेड बाय XB क्या होगा बताइए? वैल्यू पुट करेंगे सारे लोग। सो 4/3 मल्टीप्लाई विद 3/1, कट्टम कुट्टी। सो XA बाय XB इज कमिंग टू बी 4/1, करेक्ट। सो XA प्लस XB आ रहा है 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। बताओ क्या पूछ रहा हो? क्या पूछ रहे हो बताओ? पूछ रहे हो, करेक्ट है, यही पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं बताओ? द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सो क्या होगा? इज दिस करेक्ट है? 4 XA बाय XB इज इक्वल टू 4। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछ रहे हैं यार, तो कैसे करेंगे बताओ? XA प्लस XB, गलत लिख दिया मैंने। XA प्लस XB हमेशा 1 होता है, सॉरी, ठीक है। तो बताओ XA को किसी एक को रिप्लेस कर दो, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ XA को। सो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। तो XB यहाँ पे लिख देता हूँ, या XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस XB बाई XB इज इक्वल टू हो गया है 4। तो बताओ 1 माइनस XB इज इक्वल टू 4XB, ये इधर आ जाएगा। तो XB इज इक्वल टू 1/5, XB इज इक्वल टू 1/5 क्या होगा? ये इधर जाएगा, 5 XB हो जाएगा, XB इज इक्वल टू 1/5। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 33 प्लीज। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? आपके पास है एक एल्डिहाइड है, वो किस में बदल जा रहा है? पॉलीमर में बदल जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका क्या है कि ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? मॉलिक्यूलर मास, थ्योरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। बताइए ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ, रिएक्शन 6HCHO है, दिस इज गिविंग यू C6H12O6। सो बताओ क्या होगा? इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/6। तो क्या होगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा बाई 6। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। व्हाट इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय दिस। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C। व्हाट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टोटल? बताओ भैया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा बाई 6, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एम थ्योरेटिकल क्या होगा? इनिशियली व्हाट इज द मोलर मास? दिस इज 30, करेक्ट? 30। सो थ्योरेटिकल बाय 30। व्हाट इज द फाइनल? फाइनल इज 150, फाइनल इज 150। क्या हम पता कर सकते हैं? जी हाँ पता कर सकते हैं। C कैंसिल। ओके, सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 6 इज इक्वल टू 1/5। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 6 इज इक्वल टू 1/5। सो ये क्या हो जाएगा? दोनों जाएगा तो बताओ मेरे भाई 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बाई 6। सो 1 माइनस 5 क्या 4/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5 अल्फा बाई 6 लिख सकते हैं क्या? इसको अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ?
5 नीचे या 4 ऊपर गया तो 24/25 लिख दिया। अब देखो 24/25 इज अराउंड 95% के ऊपर ही आएगा और 96% आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सर्च करो ऐसा ऑप्शन 96.96। सो अल्फा इज 0.96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पर पढ़ते हैं। 34 बड़ा ही आसान सा प्रश्न दिखेगा हमें। Which of the following equation solution will exhibit highest boiling point? डेल्टा टीबी बताओ क्या होता है? डेल्टा टीबी इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। I is equal to m into kb होता है। kb वैल्यू कांस्टेंट, इन दोनों के आधार पे हमको बताना पड़ता है। चलिए पहला ऑप्शन है 0.015 मोलाल। तो मोलाल को मैंने लिख दिया m। I की वैल्यू क्या है? यूरिया, डिसोसिएट नहीं होता है 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए? 0.01 मोलाल इनटू KNO3। KNO3 में क्या होगा? I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मैं लिख दिया हूं 2। सो 0.02 है। 3 बताओ क्या होता है? 0.1, बहुत लंबी वैल्यू है भैया। Na2SO4, I की वैल्यू कितनी है? 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट आयन 3। एंड 4 ऑप्शन क्या है? 0.015 मल्टीप्लाई विथ 1। सो दिस इज सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? दिस इज द सबसे बड़ा वैल्यू, ये सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा एलिवेशन किस में आएगा? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 35 भैया सारे लोग देखेंगे। फॉर बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन, ये तो भैया आसान है। पी टोटल क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखते हो बताओ? पी नॉट ऑफ ए एंड एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। एंड बताओ पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स ए को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे क्या होगा बताइए? पी नॉट ऑफ बी प्लस, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। सो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, 35 के बाद 36 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 क्या है बताओ? मोलारिटी, देसी मोलार स्ट्रेंथ की बात करना चाहते हैं। ध्यान से रखेंगे, जब भी आपको देसी मोलार स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, दे वांट यू क्या है? व्हाट डू वी हैव इज वी हैव एसिड, यानी कि दे वांट 0.1 मोलार H प्लस आयन। प्लीज अंडरस्टैंड, H प्लस आयन नॉट एसिड, H प्लस आयन की बात करना चाहते हैं। कितने मोल? 0.1 मोल की बात करना है, तो बहुत आसान है। क्या चाहता है? 0.1 मोल H प्लस होना चाहिए। कितने में? इसका मतलब होता है 1 लीटर में। हमारे पास कितना है? 100 ml है। 100 ml में 100 ml कितना होगा बताओ? 1 लीटर में 0.1, तो 100 में कितना होगा? 0.01 मोल H प्लस आयन। अब डाइबेसिक का क्या मतलब है? डाइबेसिक का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 H प्लस आयन। तो बताओ कि 0.01 मोल H प्लस आयन कितने एसिड से आएगा? 0.005 मोल एसिड से आएगा कि नहीं आएगा? मोल कॉन्सेप्ट। तो अब 0.005 मोल ऑफ एसिड का मास बताइए। तो मोल 0.005 मोल गुने 1 मोल का मास बताओ कितना है? 200। 200 मल्टीप्लाई किया तो आ गया, कितना आया भाई साहब? 0 उधर गया, सो आई थिंक 1 ग्राम। 1 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा? 1 ग्राम में एक आसान सा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भैया। आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? CSB और सीजियम ब्रोमाइड हैज BCC स्ट्रक्चर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसको भी हम सॉल्व करने चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जो हमने सीजियम ब्रोमाइड की बात की थी, 38 क्या है सर? सीजियम ब्रोमाइड है जो BCC स्ट्रक्चर में है। BCC स्ट्रक्चर में है का मतलब क्या है? हर कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, और कहाँ पे ब्रोमीन होगा, ब्रोमाइड आयन होगा? बीच में होगा। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन बिटवीन सीजियम एंड ब्रोमाइड क्या होगा बताइए? ये कोई क्यूब है। ओह सॉरी ना, ठीक है। सो हर जगह पे सीजियम बीच में ब्रोमीन होगा, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से टच करेंगे। सो व्हाट वी कैन से इज 2 into सीजियम रेडियस पॉजिटिव प्लस रेडियस नेगेटिव क्या हो जाएगा बताइए? 3a। दिस इज BCC। व्हाट इज a? a is the edge length। So what we have, this is the shortest distance
सो r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू √3/2 into 4.3 दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू वी हैव? क्वेश्चन 39, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। बड़ा ही आसान सा है, गो टू योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, यू विल फाइंड इट आउट। आपने देखा होगा कुछ ऐसा। A B C and again this pattern will come. So this is called ABC ABC. This is called ABC ABC जो हमारा फेस सेंटर्ड बनाता है। सो दिस इज आपका फेस सेंटर्ड का क्या होगा, कौन सा पैटर्न होगा? ABC ABC पैटर्न होना चाहिए। सर्च कीजिए थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 40 क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी सॉलिड इज। इसके लिए आप आसानी से कर सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी, एफसीसी का क्या मतलब है कि ये आपका फेस है और फेस पे क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। चलिए हम करते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ? डायगोनल आपका 4r है, ठीक है, सब r हो जाएगा। ये r है और थोड़ा सा मोटा कर दो इसको, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a, ठीक है ना। 4r इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। तो बताओ कि आपका a क्या हो जाएगा? 4r/√2, करेक्ट है, 4r/√2 हो जाएगा। चलिए हमारा क्या निकल गया? एज लेंथ निकल के आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे बढ़ाओ? इसके बाद करने जा रहे हैं, हमको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालना है, कितने एटम हैं इसमें बताओ? कितने हमारे पास एफसीसी है ना? एफसीसी में आपको क्या पता है? एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने हैं आपके पास सरफेस? 6 सरफेस हैं। सब पे कितने? एक आधा 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 आधा, तो 6 गुने आधा 3 एटम। हर कॉर्नर पे कितने हैं? 1/8 हैं। कितने? और 1/8 इंटू 8 कितना होगा? 1 हो गया। 3 + 1 4, सो टोटल 4 इंटू क्या होगा बताइए? 4 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3πr³। बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताओ भाई? 4r/√2 इंटू क्यूब। चलो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा हमें, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू πr³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³ इंटू 2√2। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्यों नहीं? r³ से r³ भाग गया, 1 4 से 1 4, 1 4 से 1 4, ये 2 से ये 2 गया, तो बच क्या गया हमारे पास? π√2/6। सो √2π/6, ये भी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 की बात करने वाले हैं। हमारे पास क्या है? कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही गंदा सा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना ही नहीं चाहिए। वायलेट्स एवरीथिंग, क्यों भाई? देख तो लो, दिस इज 1s, बहुत अच्छी बात है, 1s को फुल कट कर दिया, 2s में आया, 2s को क्या होना चाहिए? 2s में गया, एक को फिल किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत काम सही चल रहा था। पर ये बंदा जो है कहां पहुंच गया? ये सीधे पहुंच गया आपके 2p में पहुंच गया। अरे भाई आपने इसको फुलफिल ही नहीं किया है, आपने ऑफ बाउंड रूल को वायलेट कर दिया है। तो पहले तो इसको फिल कीजिए, तो आपने गलत काम किया। चलिए, आप यहां जाने के बाद फिर पैरेलल स्पिन दे दिया। अरे भाई साहब, पैरेलल स्पिन कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। कि अगर आपके पास क्या है, तीनों क्वांटम नंबर बराबर भी हैं तो s की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग स्पिन में होते हैं। तो आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बर्बाद कर दिया। फिर आगे बढ़ा, आपने एक को नीचे दे दिया, एक को ऊपर दिया। क्या कर रहे हो? पहले तो आपको सेम स्पिन में बदलना है, सेम स्पिन में सबको डालना है, फिर जाके अपोजिट स्पिन में आपको पेयरिंग करनी है। तो आपने क्या किया है ना, आपने सब कुछ ही मतलब खराब कर दिया है। हुंस रूल आपने फॉलो नहीं किया, सेम स्पिन में कीजिए, उसके बाद मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने सारे लॉज वायोलेट कर दिए हैं। तो इस पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे लॉ आपने वायोलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद बढ़ते हैं आप क्या है 42 क्या है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है 42। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर Fe3। सो Fe3 का डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5।
सो कितने 5 अनपेयर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। देन F के बाद क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या 2, सो 3d7 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या होगा बताओ, n into n plus 2, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो बताओ इस डिवाइडेड बाय दिस क्या होगा बताओ, Fe3/CO2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 गुने 5 प्लस 2 क्या होता है 7 होता है, बाय 3 गुने 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है। सो दिस इज 7 into 5 35 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 into 5 15, सो 35 by 15 अंडर रूट ऑफ 35 by 15। क्वेश्चन नंबर 43 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी फॉर लाइमन सीरीज। मिनिमम एनर्जी कहां से होगी, n इक्वल टू 1 पे तो आना ही चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी के लिए कहां से आएगा, 2 पे से नीचे आ जाएगा, तो क्या पे आएगा, ये 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो थोड़ा सा बंदा लंबा बना, सॉरी दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, दिस इज 3 दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो लाइमन सीरीज के लिए सबसे लंबा वेवलेंथ यही होगा, कहां से कहां 2 से 1 पे आएगा। सो व्हाट वी नो 1 by r is equal to 1 by lambda is equal to r az square by 1 minus n square minus n square, so minus n square, so 1 by lambda is equal to r az square कितना होगा 4, हीलियम for 4, 2 square 4, 1 by 1 minus 1 by 2 square, so 2 square, so let me write 2 square 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 4 minus 1 बताओ 3, so this is r into 4 into 3 by 4, 4 से 4 कट्टम कुट्टी, 1 by lambda is equal to 3r, so lambda is equal to 1 by 3r। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, 44 में आपके पास क्या है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा, टोटल एनर्जी के बारे में पूछ रहा। लिख देता हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के जेड स्क्वायर बाय क्या होगा बताइए 2r होता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस के जेड स्क्वायर बाय क्या होगा बताओ r होता है। व्हाट इज टोटल एनर्जी होता है बताओ माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r होता है। ओके चलो, क्वेश्चन इज के ई बाय पीई क्या होगा बताइए, के ई बाय पीई क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर कट्टम कुट्टी हो गया, सो दिस इज कमिंग टू बी क्या होगा बताओ, 1:-2 हो जाएगा। सिमिलरली अगला है टीई डिवाइडेड बाय पीई क्या होगा बताओ, टीई कहाँ है, ये रहा टीई, सो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस तो आने वाला नहीं है, बट व्हाट आई कैन गेट इज दोनों में क्या है बताओ, टोटल एनर्जी, टोटल और काइनेटिक है, रियली सॉरी टोटल और काइनेटिक है ना, टोटल और काइनेटिक है, टोटल यहाँ है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1:1 हो जाना चाहिए था, पर ये नेगेटिव है तो ये 1:-1 होगा। तो ये बेसिक वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सो टू वी आर गोइंग टू सी द लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा है। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल व्हिच द जी सेल फर्स्ट अपीयर्स, तो बताओ एस पी डी एफ जी। एस क्या आता है, शेल नंबर 1 में शुरू होता है, पी कहां शुरू होता है 2p 2 नंबर में शुरू होता है, डी कहां पे शुरू होता है 3 में होता है, सिमिलरली ये 4 में होगा, ये n इज इक्वल टू 5 में, सो किस में n इज इक्वल टू 5 में ये शुरू होगा, सो n इज इक्वल टू 5 में शुरू होगा, तो बताओ क्या होगा, व्हाट वी नो mvar इज इक्वल टू nh बाय 2 होता है, n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, सो क्या होगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट यस अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो चीज़ें आसान नहीं रहती है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ते रहिए और अगले टेस्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू वेरी मच।